एक टिंगू सा बच्चा सेवन प्रिंस के रूप में पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो वो अपने सामने बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता है। उसे लग रहा था कि वो सभी लड़कियां उसे खाने वाली है। उनसे बचने के लिए वो एक मेगा फायरबॉल का यूज करता है और वो फायरबॉल सीधा छत फोड़कर बाहर निकलता है और किंगडम के सभी लोग सेवन प्रिंस के आने की खुशी में खुशखबरी मना रहे थे। टूटी छत को देखकर वो सभी के सभी मेट्स काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ साल बीतते हैं और अब वो टिंगू बच्चा भी, जिसका नाम लॉयड था, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और बाकी सभी के सभी मेट्स उसे ही ढूंढ रही थी। वो बच्चा मेट से बचाकर कहीं तो जा ही रहा था कि इतने में कुछ लोग उसके सामने आते हैं और उसे हाय हेलो बोलते हैं और वो टिंगू बच्चा बोलता है वो जनरल से कुछ तो बोल रहा था कि इतने में वो टिंगू बच्चा उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। वो जनरल अपने मन में बोलता है ये बच्चा फिर से बाहर निकल गया। दूसरा आदमी जनरल को बोलता है कि हमें इस टिंगू के साथ दोस्ती करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी सेवन प्रिंस है और वैसे भी कभी राजा तो बन नहीं सकता। जनरल बोलता है भाई पागल है क्या, इस अजूबे ने पैदा होने के सीधा 7 दिनों के बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और ये तुम्हारी तरह मांगा भी नहीं पढ़ता बल्कि मैजिकल बुक्स पढ़ता है और ये बच्चा कोई सिंप भी नहीं है। उस जनरल को लगता था कि ये बच्चा शायद विलियम नाम के एक महान सॉर्सरर का रीइंकार्नेशन है। टिंगू बच्चा बोलता है मेरा रीइंकार्नेशन तो हुआ है, पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था और इस बार मैं सीधा सेवंथ प्रिंस के तौर पर पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब मेरे तो मजे ही मजे है। उस बच्चे का मकसद सिर्फ यही था कि उसे सबसे पावरफुल जादूगर बनना है और सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने पास रखना है। वो लाइब्रेरी जाता है और वो काम करता है जो कि मुझसे नहीं होता। वो पढ़ना शुरू करता है पर इतने में एक बहुत सुंदर लड़की उस बच्चे के पास आ चुकी थी। उसका नाम सिल्विया था और वो लॉयड को स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग देती थी। लॉयड उसका जमकर मुकाबला करता है पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि वो सेवन प्रिंस और वो तो राजा बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पिताजी के 7 बालक थे और इसीलिए उसे तलवारबाजी के काम बिल्कुल फालतू लगते हैं। सिल्विया बोलती है कि तलवारबाजी से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और सिल्विया लॉयड को लगभग 3 सालों से तलवारबाजी सिखा रही थी और लॉयड को पता था कि अगर उसने सिल्विया को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो उसे नहीं देगी, यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगी। तो अगर उसे जल्दी से पढ़ने जाना है तो सबसे पहले उसे सिल्विया को इम्प्रेस करना होगा। लॉयड अपनी पूरी जी जान से सिल्विया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो एक प्रकार के कंट्रोलिंग मैजिक का यूज कर रहा था जिसकी हेल्प से बेसिकली लॉयड सेम वही मूव कॉपी करता जो कि सिल्विया कर रही थी, यानी कि ये टिंगू बच्चा चीटिंग कर रहा था। वो सिल्विया को समझाने की कोशिश करता है अरे पागल लड़की मुझे छोड़ ले, हमारे बीच हाइट वेट और भी बहुत चीजों का गैप है। और लॉयड को पता था कि अगर वो सिल्विया से ऐसे ही लड़ेगा तो इस लड़ाई का कभी भी अंत नहीं होने वाला, तो उसे कुछ न कुछ तो क्रेजी करना होगा ताकि वो जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके। वो अपने जादू का यूज करता है और सबसे पहले वो माइटी राजू बनकर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसके बाद वो हवा में उड़ना भी शुरू कर देता है ताकि वो सिल्विया की बराबरी कर सके। वो बच्चा कुछ तो जादू शक्ति का यूज करता है और सिल्विया पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति से वार करता है पर सिल्विया उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर देती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम शुरुआत से ही चीटिंग कर रहे हो। तुमने सबसे पहले अपनी वुडन स्वॉर्ड का साइज इंक्रीज कर लिया और उसके बाद अपने मैजिक से उड़ने लगे। प्रिंस लॉयड आप तो बहुत कमाल के हो, वो उसे गोदी उठाकर बोलने लगती है अबे टिंगू तो बहुत कमाल का है, एक ही बारी में 2 स्पेल का यूज करा था, ये तो बहुत कमाल की चीज है। लॉयड को लगता है कि सिल्विया भी साकुरा जैसी ट्रैश ही है क्योंकि इसे तो पता ही नहीं चला कि मैं एक टाइम पर 2 नहीं बल्कि 6 मैजिकल स्पेल का यूज करा था। और उसके अगले सीन में लॉर्ड जन्नत में था। वो अपनी सभी के सभी मेट के साथ स्नान करा था। भाई एक बार तो मुझे भी प्रिंस बनना है। और अभी वो बच्चा सिर्फ नादान ही था और इसीलिए वो जन्नत से जाना चाहता था ताकि वो पढ़ाई कर सके। इतने में कुछ मेट्स बोलती है अगर तुम हमारे साथ एकदम अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहोगे तो हम तुम्हें फॉरबिडन लाइब्रेरी में डीमन के पास छोड़ लेंगे। लॉर्ड जाना चाहता था कि आखिरकार फॉरबिडन लाइब्रेरी है क्या और जिस राक्षस की बात ये मेट्स कर रही है वो चीज है क्या। वो सभी के सभी मेट्स लॉर्ड को बताती है कि बहुत सालों पहले एक बहुत खतरनाक डीमन ने पूरे के पूरे किंगडम को नष्ट कर दिया। अबे डिस्ट्रॉय अंग्रेजों, पर कुछ शक्तिशाली जादूगरों ने उस डीमन को एक किताब में सील कर दिया और तब से ही वो डीमन हमारी लाइब्रेरी में ट्रैप्ड है और उस डीमन का नाम ग्रिमोर है। वो मेड उसे बोलती है ओए टिंगू क्या तेरा सब कुछ टिंगू ही है। सिल्विया बोलती है कि ये सब कुछ बच्चों को डराने की कहानियां ही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में एक मेड बोलती है प्रिंस लॉयड आज आप मेरे साथ सोएंगे और इस बात को लेकर कि आखिरकार प्रिंस लॉयड आज किसके साथ सोएंगे। उन सभी के सभी मेट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका देखते ही वो टिंगू बच्चा वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये बच्चा मेरी ही तरह एकदम सिग्मा मेल है और अब इससे उस डीमन को ढूंढने के लिए फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है। लॉर्ड अदृश्य मैजिक का यूज करके अरे इनविजिबल अंग्रेजों फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करता है। वो गेट तक पहुंचता है और वहाँ पर वो बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम सुस्त गार्ड्स को देखता है पर वो गार्ड्स काफी नींद में थे। तभी एक बंदा बोलता है ओए उठ जाओ, तुझे पता नहीं इस लाइब्रेरी में एक बहुत खतरनाक डीमन है, वो सब कुछ तबाह कर लेगा। पर लॉर्ड उनसे बचा कर खुफिया ठिकाने तक पहुंच चुका था। वहीं वो फालतू गार्ड्स बोल रहे थे उस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि उस लाइब्रेरी के गेट में एक बहुत पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा है और उसे स्वयं माइटी राजू ही
तोड़ सकते हैं, पर अचानक से लॉयड अपने मैजिक से 1 सेकंड के अंदर ही सील को तोड़ देते हैं और लाइब्रेरी में एंटर होता है। तभी एक उड़ती उड़ती बुक उसके पास आती है और उसमें से एक बहुत खतरनाक आत्मा बाहर आती है और उसे बोलती है, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने गेट वाली सील को तोड़ लिया। मेरा नाम ग्रिमोर है और टिंगू तेरा नाम क्या है? लॉयड उसे अपना नाम बताता है और उसके बाद ग्रिमोर उस टिंगू से सीधा काम की बात करता है और बोलता है, अगर तुमने मेरी सील को तोड़ा तो बहुत मजा आएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सिल्फिया दूंगा। पर लॉयड बोलता है, मैं कोई सिंप नहीं हूँ। ग्रिमोर को समझ आता है कि ये बच्चा बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है और वो उसे कुछ सोने के सिक्के देता है। पर लॉयड उन्हें उठाता है और बोलता है कि तुम्हारा मैजिक तो साकुरा से भी ज्यादा बुरा है और तुमने तो बस मिट्टी को सोने में बदला है। और ये सुनकर ग्रिमोर बिल्कुल बावला हो चुका था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बच्चे को जिंदगी में चाहिए क्या। ना इसे सेल्फिया की चाहिए, ना इसे गोल्ड चाहिए और ना ही तो कुछ और अब तो लॉयड को ग्रिमोर में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता और वो दरवाजे में जाकर फिर से सील लगाने के बारे में सोच रहा था। पर ग्रिमोर उसे लाख बार समझाने की कोशिश करता है, अरे सर प्लीज मुझे आजाद कर दो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ग्रिमोर लॉयड को लालच देने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे आजाद किया तो मैं तुम्हें हैरी पॉटर के जमाने का जादू सिखाऊंगा। और लॉयड को इस पूरी की पूरी जिंदगी में सिर्फ जादू ही ऐसी चीज थी जो कि उसे अच्छी लगती थी और लॉयड भी अब उसे खोलने के लिए मान जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करके ग्रिमोर को आजाद करता है और ग्रिमोर कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं बल्कि सस्ता कूरमा था और अब वो फाइनली आजाद हो चुका था। और इतने में वो पापिक बच्चा बोलता है, तुम्हें पता है ना, अब तुम्हें मुझे हैरी पॉटर वाला मैजिक सिखाना होगा, विंगाडियम चेरियोसा। सस्ता कूरमा बोलता है, अरे बिल्कुल भाई मुझे याद है। वो लॉयड पर एक बहुत खतरनाक जादू का अटैक करता है जिससे कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी तहस नहस हो जाती है। उस सस्ते कूरमा को लग रहा था कि वो टिंगू बच्चा मर चुका है और बोलता है, हा, आजकल के बच्चे तो बड़े ही नादान है और उसे तो इस घटिया किस्म के मैजिक से थोड़ी भी खरोच नहीं आती। उल्टा वो बोलता है, ये तो बहुत मजेदार जादू है, मुझे भी इसे करना जरूर सिखाना। वो लॉयड पर अपनी अलग अलग मैजिक स्पेल का यूज करता है पर लॉयड को तो उनसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो सस्ता कूरमा नाचते नाचते फिर से लॉयड पर अटैक करना शुरू कर देता है। उल्टा वो तो इस जमूरे के डांस से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लॉयड उसकी अटैक को अपनी एक ही उंगली से पकड़ता है और एक टिंगू बच्चा मैजिक के पीछे बिल्कुल बावला हो चुका था। वो उसके मैजिक को एग्जामिन करता है, उसकी उंगली बिल्कुल इंजर्ड हो चुकी थी और ये सब कुछ देखकर ग्रिमोर बिल्कुल बावला हो चुका था। और उसके बाद वो फाइनली कुछ बंगाली वाले काले जादू का इस्तेमाल करता है और जिस डीमन के पास 2 मुंह होते हैं वही इस किस्म के मैजिक को यूज कर सकते हैं। मैजिक का यूज करते करते ग्रिमोर की तो जान निकल चुकी थी और लॉयड तो बहुत ज्यादा मजे में था। ये देखकर ग्रिमोर को काफी ज्यादा डर लग चुकी थी। वो सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा पैदा कैसे हो गया और अब ग्रिमोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लॉयड अपने बैरियर की हेल्प से उसे पकड़ लेता है और ग्रिमोर तो यही सोचा था, Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please. लॉयड अपने जुत्सु की हेल्प से उस पर अटैक करता है जिससे कि सस्ते कूरमा की चटनी बन चुकी थी। लॉयड अपने मैजिक का यूज करके लाइब्रेरी को फिर से रिपेयर कर देता है और ये देखकर ग्रिमोर की पूरी तरीके से फट चुकी थी। वो बोलता है, अरे मास्टर मैं तो एक छोटा सा बस 500 साल का बच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और हाँ मैं आपका बस सर्वेंट बनकर रहूंगा। लॉर्ड ग्रिमोर के साथ एक पप्पी के जैसे खेलना शुरू कर देता है और ग्रिमोर अपनी फटी हालत में बोलता है, मास्टर माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं और प्लीज मुझे अपना फैमिलियर बना लीजिए। ग्रिमोर अपने आप को एक अजीब से पोकेमोन में कन्वर्ट करता है और पता नहीं क्यों ग्रिमोर लॉयड को सब कुछ देने के लिए तैयार हो चुका था। लॉर्ड ग्रिमोर को अपने जेब में रखता है और सुनकर ग्रिमोर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो सोचता है कि ये बहुत बुद्धू बच्चा है क्योंकि जितना भी मैं इसके पास आऊंगा उतना ही इजी से कंट्रोल करना होगा। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि लॉयड का मादा तो काफी ज्यादा डेंजरस है और अब उसकी पूरी की पूरी तरीके से फट चुकी थी और लॉयड तो इस पूरी की पूरी दुनिया का पापा है। लॉयड वहाँ से निकलता है और अगले दिन एक बंदा सूट बूट पहनकर लॉयड के पास आता है और वो उसे ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है। वो उसका बड़ा भाई था जिसका नाम एल्बर्ट है। वो उसे ट्रेनिंग करने के लिए एक मैदान मिल जाता है और वहाँ एल्बर्ट अपनी अदाव से टारगेट पर फायरबॉल मारना शुरू करता है और वो बारी बारी करके सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देखकर सभी के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और लॉयड ग्रिम को बताता है कि एल्बर्ट सेकंड प्रिंस है और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसी के साथ साथ बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एक दिन जरूर ये राजा बनेगा। और भाई पता नहीं लॉयड लड़का है या फिर लड़की और अब लॉयड की बारी आ चुकी थी और वैसे भी उसे किंग बनने का कोई भी शौक नहीं था तो इसलिए वो अपने जुत्सु का यूज करके सिर्फ टारगेट्स को टच ही करता है और ये देखकर वो पोकेमोन काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात तो इसने मुझ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर की पुंगी बजा ली और आज ये एक टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये देखकर कुछ नादान मनुष्य उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। हा हा साइड करो इस बच्चे को, ये किसका बच्चा खो गया इधर। और यार बर्ड को भी सब कुछ समझ आ चुका था। उसे पता था कि लॉयड ये सब कुछ जानबूझ कर रहा है और उसी के साथ साथ उसे ये भी पता था कि लॉयड काफी ज्यादा खतरनाक है। वो बस जानबूझकर ही टारगेट्स को खत्म नहीं कर रहा। बाकी सभी के सभी लोग वहाँ से जाते हैं और अब वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अब वो सोचता है कि अब मैं ग्रिम का
दो मुंह वाला जादू करूंगा। वो पोकेमॉन बोलता है तुम्हारे लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि इसे परफॉर्म करने के लिए बंदे के दो मुंह चाहिए। लॉर्ड बोलता है पापा को मत सिखा। लॉर्ड ग्रिम को अपने हाथों में एब्जॉर्ब करता है और अब लॉर्ड के पास भी दो मुंह हो चुके थे और उसके बाद वो दोनों एक साथ काला जादू परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। पर उस पोकेमॉन की हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या कर मेरे मुंह से अपने आप ये मंत्र कैसे बोले जा रहे हैं। लॉर्ड इसे समझाता है कि मेरे ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद है। लॉर्ड एक बार में ही लगभग 10 स्पेल का यूज करता। वो पोकेमॉन उसे बोलता है भाई पागल है क्या, एक महान जादूगर भी एक टाइम पर सिर्फ 4 स्पेल का यूज कर सकता है। लॉर्ड बोलता है पापा को मत सिखा। उसके बाद लॉर्ड फिर से काला जादू करने का ट्राई करता है। वो ग्रिम और अपने मुंह से सेम जादू मंत्र बोल रहा था और उसके बाद वो उस काले जादू को परफॉर्म करता है। लॉर्ड की बेमिसाल पावर को देखकर ग्रिम भी एकदम पागल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम इतना सा बालक भी इतना सब कुछ कर सकता है। वो पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे लगता है कि अगर उसने इस पावर को सामने मारा तो पूरे का पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसीलिए एन वक्त पर वो उस पावर को आसमान की ओर फेंक देता है। और वहीं एक बंदा एल्बर्ट को बोलता है कि हमें सेवन प्रिंस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो अभी एक बच्चा ही है और वैसे भी वो तो कभी राजा बन ही नहीं पाएगा। एल्बर्ट उससे बोलता है अगर तुम बुद्धू हो तो सबको अपनी तरफ बुद्धू मत माना करो क्योंकि एल्बर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और जो मैजिक आज लॉर्ड ने किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे तो मैं भी परफॉर्म नहीं कर सकता। एल्बर्ट लॉर्ड को बहुत महान मानता था और उसका मानना ये था कि एक दिन जरूर लॉर्ड एकदम पावरफुल मेज बनेगा और वो फ्यूचर में एल्बर्ट के जरूर काम आएगा। एक बंदा खिड़की के बाहर देखता है और देखता है कि आसमान में पूरा का पूरा अंधेरा मच चुका है। ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और ये सब कुछ लॉर्ड का ही कारनामा था और उस बच्चे की मैजिक से आसमान ही फट चुका था क्योंकि उसने अपने मैजिक को आसमान की ओर जो मारा था। उस पोकेमॉन की तो पैंट गीली हो चुकी थी। लॉर्ड जल्दी से अपने मैजिक का यूज करके आसमान को रिपेयर करता है और अब ग्रिम को भी समझ आ चुका था कि ये टिंगू बालक काफी ज्यादा खतरनाक है और अब से ग्रिम ही अपने बॉस यानी कि उस टिंगू बच्चे का ख्याल रखता था। वो लोग लाइब्रेरी में बैठकर चिल कर रहे थे कि इतने में ग्रिम बोलता है बॉस आप न्यूज़पेपर में आ गए। पर यहीं पर लॉर्ड देखता है कि एक सुंदर लड़की ने डंजन्स क्लियर कर लिया है और उसकी न्यूज़पेपर में छपी है और अब वो भी उस लड़की के पास जाकर मजे करेगा। वो डिसाइड करता है कि वो भी डंजन में जाएगा और वहाँ से खजाना लाएगा। वो पोकेमॉन से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो सिल्फिया की गोदी कौन चढ़ेगा। मतलब सिल्फिया के साथ साथ बाकी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाएंगे कि आखिरकार तुम हो कहाँ। इतने में ही लॉर्ड ग्रिम को बोलता है पापा को मत सिखा। वो एक मूंगफली को अपने सामने फेंकता है और वहाँ पर उसी की एक डुप्लीकेट डॉल आ चुकी थी। वो पोकेमॉन को बोलता है ये मेरी ही तरह दिखता है और उसी के साथ साथ इसकी एक्शन भी मेरी ही तरह है और उसके बाद वो दोनों बच्चे नाचने लगते हैं। पोकेमॉन बोलता है फिर तो बढ़िया है, तुम डंजन में चल जाओ और ये डॉल यहाँ पर रहकर सिल्फिया के साथ मजे करेगी। लॉर्ड उसे बताता है कि ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिल्फिया मेरे अंग अंग से वाकिफ है और उसे पहले ही पता चल जाता है कि मैं नहीं बल्कि कोई और ही है। एक दिन वो बता रही थी कि कुछ छोटी चीजें काफी ज्यादा बड़ी हो रही है और वो डॉल फिर से नाचने लगी तो इसीलिए लॉर्ड पोकेमॉन की आत्मा को निकाल कर उस डॉल में डाल देता है और खुद डंजन की ओर जाता है। और ग्रिम जो कि डॉल की बॉडी में था वो अपनी अदाओं की हेल्प से मेड को इम्प्रेस करता है और इतने में ही ग्रिम का दिमाग चलता है। वो सोचता है कि अभी वो टिंगू बचा तो किंगडम में है नहीं तो मैं पूरे के पूरे किंगडम को ही बर्बाद कर लूंगा। पर लॉर्ड उसे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ ग्रिम जो तुम मेरे फैमिलियर बने। और ये सुनकर तो ग्रिम भी बिल्कुल पिघल चुका था और वो बोलता है बॉस जल्दी आना। लॉर्ड उड़ तो रहा था पर उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार डंजन कहाँ मिलेगा और इतने में ही वो नीचे देखता है और वहाँ पर उसे अपनी स्टोरी का प्लॉट मिलती है। एक सुंदर लड़की के पीछे बहुत से अजीब अजीब से पिगलिन पड़े थे और लॉर्ड उस लड़की की हेल्प करने के बारे में सोच रहा था पर वो लड़की साकुरा नहीं थी। वो लड़की सबसे पहले तो एक पिगलिन को खत्म करती है और बारी बारी करके बाकी पिगलिन्स के अंजर पंजर को भी ढीले कर देती है और लॉर्ड उसे बस दूर से ही निहारा था। लॉर्ड अपने मन में अजीब अजीब बातें सोच रहा था। अबे तेरी बाबी मिल गई। उस लड़की के पास शारीगान के साथ साथ ही ब्रीथिंग स्टाइल्स भी थी और वो की का यूज कर रही थी। वो लड़की दूर से ही लॉर्ड को देख लेती है और उसे लग रहा था कि लॉर्ड उसका एनिमी है तो इसलिए वो जल्दी से लॉर्ड के पास जाती है। पर लॉर्ड ने तो अपना भेष जल्दी से बदल दिया था ताकि उस लड़की को ये पता न चले कि वो सेवन प्रिंस से मिली है। लॉर्ड उस लड़की को अपना नाम रॉबर्ट बताता है और वो टिंगू बच्चा गेंजुत्सु का यूज करा था जिसकी हेल्प से कि उसने अपने भाई और अपने फेस को मिक्स करके रॉबर्ट नाम के प्राणी को बनाया था। और उसके बाद तुम्हारी भाभी अपना नाम टाओ बताती है और वो एक बी रैंक की हंटर थी और टाओ तो बिल्कुल सिंप निकली। वो लॉर्ड के पीछे एकदम लट्टू हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के 18 साल ट्रेनिंग में वेस्ट कर दिए थे और आज तक उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो इसलिए अब उसने डिसाइड कर दिया है कि वो लॉर्ड को अपना दिल देकर एकदम मजे करेगी। पर आज तक जिन लड़कों से भी वो मिली है उन सभी लोगों ने उसके पिंक बालों को देखकर उसे किसी और को ही समझ लिया और उसके पिंक बालों को देखकर मुझे भी किसी और की याद आती है और इसीलिए उन सभी के सभी लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पर अब उसने डिसाइड कर दिया है कि वो लॉर्ड को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। वो दोनों एक डंजन में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग हर एक मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से मार देते हैं और लॉर्ड को बोलती है क्या तुम्हें कुछ देखकर अब मुझसे प्यार हुआ। पर लॉर्ड तो एकदम सिग्मा मेल था। वो तो पत्थरों को कलेक्ट करने में बहुत बिजी था और टाओ तो बिल्कुल भी कवारा नहीं माना जाती थी इसलिए वो लॉर्ड पर लौंडाबाजी कर रही थी। वो लोग एक जगह पर बैठकर मीठी मीठी बातें करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग आलू से चालू हो गए। वो लॉर्ड को की टेक्निक के बारे में बताती है जो कि डीमन स्लेयर भी यूज करते हैं। उसके लिए उन लोगों को सबसे पहले किसी ब्रीदिंग स्टाइल को सीखना होगा और उसके बाद लॉर्ड ये ट्राई करने की कोशिश करता है पर तभी उसकी सांस अटकती है। टाओ ये देखकर बिल्कुल हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार इसने ब्रीदिंग टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर दिया
क्योंकि उसे भी ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करने में लगभग 5 साल लगे थे। और अब वो डिसाइड कर लेती है कि यही मेरे बच्चों का बाप बनेगा। और उसके बाद वो लॉयड को की का यूज करने से मना करती है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर उसने ऐसा किया तो क्या पता वो कवारी ही मर जाएगी। लॉयड उसका थैंक यू करता है और उसके बाद टाओ लॉयड की स्माइल देखकर एकदम बावली हो चुकी थी, साली सिम कहीं की। और वहीं दूसरी तरफ कैसल में ग्रिम के पास सिल्फी आ चुकी थी और ग्रिम में देखकर बिल्कुल डर चुका था। वहीं टाओ डंजन के हर एक मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से खत्म करी थी और अब वो लोग फाइनली ट्रेजर को लूट सकते थे क्योंकि वहाँ का बॉस भी अब मर चुका है। पर लॉयड यही सोच रहा था कि आखिरकार इस डंजन को बनाया कैसे होगा और इस सोचते सोचते लॉयड ब्रीदिंग टेक्निक का भी यूज करा था। और टाओ तभी बोलते हैं कि मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, भाई बच्चा है वो लूट बॉक्स को खोलते हैं कि इतने में ही लॉयड नोटिस करता है कि उनकी तरफ कोई खतरनाक चीज अटैक कर रही है। लॉयड जल्दी से टाओ को बचाता है और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो एक हड्डी पहलवान समन हो चुका है। लॉयड टाओ से उस हड्डी पहलवान के बारे में पूछना शुरू करता है पर टाओ से डंजन से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो हड्डी पहलवान एक एस रैंक का मॉन्स्टर था। टाओ सोचती है कि मुझे लॉयड को कैसे भी इस डंजन से बाहर निकालना होगा क्योंकि हड्डी पहलवान काफी ज्यादा खतरनाक था। और टाओ के मन में तो यही था कि लॉयड एकदम बुद्धू बच्चा है, वो अपनी पावर से लॉयड को डंजन से बाहर फेंकती है। और वहीं दूसरी तरफ टाओ भी काफी ज्यादा हैरान थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार एक बी रैंक के डंजन में एक एस रैंक का हड्डी पहलवान कैसे आ सकता है क्योंकि लोगों को निपटाने के लिए तो कभी कभी एस रैंक के हंटर्स को भी आना पड़ता है और ये लोग तो एस रैंक के हंटर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो टाओ फैसला करती है कि वो उस हड्डी पहलवान से तब तक लड़ेगी जब तक कि वो लॉयड को सेफ नहीं कर देती क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसे भी पता ही था कि हड्डी पहलवान एक दिन जरूर से मार ही देगा। और लॉयड उड़ते उड़ते डंजन से बाहर आ रहा था और उसके मन में बहुत से विचार आ रहे थे कि आखिरकार की क्या चीज है और आखिरकार ये हड्डी है कौन, ये कहां से आया और ये क्यों आया है। और उसके बाद लॉयड ग्रिम से जानने की कोशिश करता है पर ग्रिम की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी क्योंकि सिल्फिया ने ग्रिम के साथ जरूर कुछ न कुछ तो किया ही होगा। टाओ बहुत मेहनत करके हड्डी पहलवान से लड़ रही थी पर वो हड्डी काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसके पास काफी अनोखी पावर थी। उसे पता था कि अगर वो उसी डंजन में रही तो जरूर हड्डी पहलवान उसे मार देगा। वो अपने मन में यही सोचती है कि जरूर लॉयड डंजन से बाहर आ गया होगा और उसके बाद वो हड्डी से बचकर डंजन से बाहर जाने की कोशिश करती है। पर इतने में हड्डी बोलता है मेरा नाम है हड्डी, क्या तुम बनोगे मेरी बड्डी और वो भी मेरे पेट में जाकर क्योंकि लगभग 100 साल पहले मैंने किसी की यूजर को खाया था। दरअसल उस हड्डी की पावर ये थी कि वो जिसको भी खाएगा उसकी पावर उसके पास आ जाएगी और उसके बाद वो उन लोगों की पावर का भी यूज कर सकता है। वो टाओ को खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता क्योंकि टाओ बिल्कुल वीक थी पर उसे किसी भी हालत में लॉयड को खाना था क्योंकि वो लॉयड को खाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। टाओ अपनी पावर से हड्डी पर अटैक करती है पर उस हड्डी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हड्डी भी बिल्कुल बावली पूछ थी, वो एक बैरियर को क्रिएट करता है और टाओ उस पर लात घुसे मारना शुरू कर देती है और आखिर में जाकर फाइनली वो बैरियर टूट जाता है। पर उसे तोड़ने में तो टाओ की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। हड्डी उसके पीछे आता है और वो उसे बोलता है तुम तो बिल्कुल साकुरा जैसी निकली और वो उसे मारने वाला था कि इतने में टिंगू बच्चा वहाँ पर आ चुका था। और उसके बाद लॉयड अपने चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट करता है और वो बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके बाद उन दोनों में एक बहुत तगड़ी सी बैटल शुरू होती है। पर लॉयड के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स थी, वो उसे अपनी हर एक पावर की हेल्प से चकमा दे रहा था क्योंकि उसे पता ही था कि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और लॉयड तो उस हड्डी पहलवान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता बल्कि वो तो हड्डी जी के मजे ले रहा था। वो उस पर अपने एक्सपेरिमेंटल अटैक से वार कर रहा था। हड्डी पहलवान लॉयड के बैरियर पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था पर लॉयड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसलिए वो उसकी बैरियर को तोड़ ही नहीं पाता। और वहीं लॉयड को हड्डी के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उसकी हेल्प से उसे नए नए अटैक्स को देखने का मौका मिला था। और उसके बाद लॉयड उस हड्डी पर मजे मजे से वार करना शुरू करता है और उसे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और लॉयड भी हड्डी से खेलते खेलते काफी ज्यादा बोर हो चुका था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं इस तमाशे को खत्म कर लूंगा और इसलिए लॉयड भाई लास्ट में जाकर एक की स्लैश का यूज करके हड्डी पहलवान को एकदम निपटा देते हैं और उस हड्डी को हड्डी लोग पहुंचा देते हैं। वो लोग लूट बॉक्स को ओपन करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक छोटा सा चाकू मिलता है। लॉयड सोचता है वाला चाकू तो मेरे वाले से भी छोटा है पर लॉयड को लगता है कि इस वाले चाकू में कुछ तो खतरनाक बात जरूर है। वो उस चाकू को अपने पास रखता है और इतने में ही पूरा का पूरा डंजन कांपने लगता है और उसके बाद वो दोनों लोग उस डंजन से बाहर आते हैं और लॉयड ने अब डंजन के बारे में बहुत सी जानकारी कलेक्ट भी कर दिया था। और उसके बाद टाओ लॉयड से मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है पर अब लॉयड को सिल्फिया की याद आ रही थी और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। और अब टाओ यही सोच रही थी कि आखिरकार वो लॉयड को कैसे ढूंढेगी। जब लॉयड अपने कैसल वापस आता है तब वो देखता है कि ग्रिम के सर पर तो सिल्फिया ने 4-4 पहाड़ को बना लिया है। दरअसल ग्रिम सिल्फिया के साथ ट्रेनिंग करा था और इसी के दौरान सिल्फिया ने उसके सर पर पहाड़ बना लिए और सिल्फिया तो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिरकार लॉयड इतना वीक कैसे हो सकता है। उसके बाद लॉयड ग्रिम को सांत्वना देता है, भाई कुछ नहीं होता, मैंने भी बहुत लपेड़े खाए हैं। अगले ही सीन में लॉयड डंजन वाले चाकू पर कुछ तो जादू टोना कर रहा था। वो उसे सबसे पहले गर्म पानी में डालता है और वो देखता है कि उस पर तो एन्चेंटमेंट लगी है। दरअसल ये माइंड का वाली एन्चेंटमेंट है जिसकी हेल्प से कोई भी चाकू या फिर कोई भी हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो उसके एन्चेंटमेंट के बारे में और ज्यादा पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद वो उस नाइफ की कुछ कीमती चीजों को निकाल देता है। और अब लॉयड को भी अपनी एन्चेंटमेंट बनानी जिसके लिए कि उसे बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो लॉयड सबसे पहले अपने पापा के पास जाता है। अच्छा तो ये आदमी है जिसके पास इतना स्टेमिना है। वो अपने पिताश्री से सिल्वर कॉइन मांगता है और स्टेमिना वाले अंकल तो यही सोच रहे थे कि आखिरकार लॉयड इतना पैसा कहाँ
फूकेगा। और लॉयड तो अपने कमरे में कॉइन्स को पिघला रहा था और वहीं सिल्फी और लॉयड अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। लॉयड गिरने ही वाला था कि इतने में वो सिल्फिया की गोदी में आ चुका था और सिल्फिया लॉयड को ऑयल देती है। अबे उसके लिए नहीं। और सिल्फिया तो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिरकार लॉयड ऑयल से क्या करेगा। सिल्फिया उसे बोलती है कि उस दिन मैंने आपको कुत्तों की तरह मारा था और उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे लगा था कि आप काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, पर अब मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और दूर से ग्रिम भी अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था कि कैसे सिल्फिया ने उसे मार मार कर लाल कर दिया था। सिल्फिया लॉयड को कुछ क्रेजी बताने वाली थी कि इतने में लॉयड वहाँ से भाग जाता है। यार प्लॉट मिस हो गया। लॉयड एक कढ़ाई में ऑयल को मिक्स करता है और उसे लेपिस लजूली मिलती है और इस चीज का काम वेपन्स को एन्चेंटमेंट करने में आता है। वो एल्बर्ट के पास जाता है और उससे कुछ हथियार मांगता है ताकि वो अपनी एन्चेंटमेंट उन हथियारों पर यूज कर पाए। और बाकी के सभी गार्ड्स अपने मन में रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एन्चेंटमेंट करना किसी बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है और उनकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा नई थी और अगर एन्चेंटमेंट करने में थोड़ी सी भी गलती हुई तो उनकी स्वॉर्ड बिल्कुल टूट जाएगी। पर डर के कारण वो लोग लॉयड को अपनी पूरी की पूरी स्वॉर्ड्स दे देते हैं और उसके बाद लॉयड उनके हथियारों का सत्यानाश करना शुरू करता है। लॉयड उन लोगों की स्वॉर्ड्स पर लगभग किलो के हिसाब से एन्चेंटमेंट करना शुरू करता है और लॉयड की एन्चेंटमेंट की वजह से एक स्वॉर्ड तो टूट ही जाती है और उसके बाद वो एन्चेंटमेंट करने के चक्कर में स्वॉर्ड्स की बलि लगाता है। वो बारी बारी करके बहुत सी स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है क्योंकि वो एक स्वॉर्ड के अंदर ही बहुत सी एन्चेंटमेंट्स को लगा रहा था और तब उसे समझ आता है कि ये वाला मेटल काफी ज्यादा वीक है और ये मेटल एक से ज्यादा एन्चेंटमेंट को बिल्कुल भी सह नहीं सकते। वो लोग मिलकर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं और आखिरकार कुछ स्वॉर्ड एन्चेंटेड हो चुकी थी। वो एल्बर्ट के पास जाता है और उसके बाद वो एल्बर्ट को सभी की सभी एन्चेंटेड स्वॉर्ड दे देता है। एल्बर्ट ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था पर गार्ड तो यही सोच रहे थे कि लॉयड ने ये सब कुछ बस फालतू में किया है। पर इतने में ही एक गार्ड अपनी तलवार को ध्यान से देखता है और उसके बिल्कुल होश उड़ चुके थे क्योंकि वो स्वॉर्ड पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उसी के साथ साथ उस स्वॉर्ड की धार भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लॉर्ड एल्बर्ट को बोलता है कि मुझे देखना है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड काम कैसे करती है। एल्बर्ट उसे बोलता है कि कल हम लोग मॉन्स्टर हंटिंग पर जाएंगे। वो सभी के सभी लोग अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके फॉरेस्ट की ओर निकलते हैं ताकि वहाँ पर वो जाकर वो मॉन्स्टर हंटिंग कर सके और लॉयड को उसके एन्चेंटेड स्वॉर्ड का कारनामा दिखा सके। सुबह सुबह ही लॉयड, सिल्फिया और एल्बर्ट फॉरेस्ट की ओर निकलते हैं जो कि उन लोगों के किंगडम के करीब ही था और आखिर में जाकर वो फाइनली उस फॉरेस्ट तक तो पहुंच चुके थे। और लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज अपनी पूरे के पूरे जीवन में पहली बार वो देखने वाला है कि आखिरकार मॉन्स्टर कैसे दिखते हैं। वो सिल्फिया से पूछता है कि आखिरकार उसे मॉन्स्टर कब देखने को मिलने वाले हैं और सिल्फिया लॉयड को बताती है कि उसे मॉन्स्टर देखने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। और सिल्फिया और लॉयड काफी ज्यादा खुश थे। सिल्फिया एल्बर्ट को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने ही लॉयड के साथ उसे आने को कहा था। एल्बर्ट सिल्फिया को बोलता है कि उसे मालूम है कि लॉयड और सिल्फिया के बीच क्या चालू है और लगता है सिल्फिया के मन में लॉयड को फ्यूचर हस्बैंड बनाने का मन है और वो अपनी फीलिंग को तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगी जब तक कि लॉयड 18 साल का नहीं होगा। और उसके बाद एल्बर्ट सिल्फिया की फिर से टांग खींचना शुरू कर लेता है पर इतने में सिल्फिया अपनी स्वॉर्ड को निकालती है जिसे देखकर एल्बर्ट काफी ज्यादा डर चुका था। पर सिल्फिया ने वो तलवार एल्बर्ट को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे पता था कि उसकी चारों ओर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और उन लोगों को निपटाने के लिए सिल्फिया ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल दिया था। और पता नहीं क्यों ये मॉन्स्टर मेरे गली के कुत्ते लग रहे हैं। सभी के सभी नाइट्स भी उन कुत्तों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे और अब लॉयड को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी जैसे कि वो बहुत डरा हुआ है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। पर सच तो ये था कि लॉयड को पहले ही पता चल चुका था कि वो मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि उसने टाओ की सिखाई गई की टेक्निक को बिल्कुल मास्टर कर दिया था और उसी की हेल्प से वो अपने आसपास के मॉन्स्टर को रिसर्च कर सकता है। लॉयड को ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा था क्योंकि अब उन कुत्तों की और गार्ड्स की बहुत भयानक वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी। इतने में ही एक गार्ड लॉयड की दी हुई स्वॉर्ड से उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है और वो कुत्ता तो भाई एक ही शॉट में खत्म हो जाता है। और अब सभी के सभी लोग लॉयड की स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो सभी के सभी खतरनाक नाइट्स भी अब ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि उनके पास एकदम खतरनाक कियामत वाली स्वॉर्ड्स है। ये सब कुछ देखकर एल्बर्ट भी लॉयड की काफी ज्यादा तारीफ करता है, अरे मेरा छोटा भाई तो बहुत कमाल का है। और उसी के साथ साथ सिल्फिया भी लॉयड की काफी ज्यादा तारीफ करती है। पर लॉयड ने सिल्विया की स्वॉर्ड को बिल्कुल भी एन्चेंट नहीं किया था पर ऐसा लग रहा था कि सिल्फिया को एन्चेंटमेंट वाली स्वॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से ही लगभग किलो के हिसाब से उन मॉन्स्टर को मार दिया था। इतने में ही एक मॉन्स्टर बच चुका था और वो लॉयड की तरफ आगे बढ़ा था उसे मारने के लिए पर इतने में वहाँ पर उर्फी जावेद आ जाती है और उस मॉन्स्टर को एक किक मारकर ही वहाँ से दूर भगा लेती है। और ये कोई और नहीं बल्कि टाओ थी क्योंकि उसने इस वाले एरिया में किसी हॉट लड़के को सेंस किया था और इसलिए दौड़ते दौड़ते वो यहाँ पर आ चुकी थी। वो लॉयड को देखती है और लॉयड को देखकर उसे रॉबर्ट की याद आती है जो लड़का उसके साथ डंजन में था यानी कि लॉयड ही। लॉयड ने तो सोच रखा था कि आज के बाद वो इस उर्फी जावेद से कभी मिलेगा नहीं पर इतने में टाओ को सेंस हो जाता है कि कोई लड़का की का यूज कर रहा है और इसलिए वो दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ चुकी थी और उसे लॉयड पर काफी ज्यादा शक हो रहा है। लॉयड को निहारी ऋतिक ने वो सेंस करती कि उसके पीछे से कोई मॉन्स्टर अटैक कर रहा है पर इतने में सिल्फिया वहाँ पर आ चुकी थी और वो उस मॉन्स्टर को एक सेकंड में खत्म कर लेती है। और सिल्फिया टाओ को देखकर बहुत नाराज हो चुकी थी क्योंकि वो उसकी फ्यूचर हस्बैंड के इतने पास खड़ी थी। वो उसे बोलती है ओए मुर्गी जावेद यहाँ से निकल जा। वो दोनों आंखों से ही लड़ना शुरू कर लेते हैं और
अब टाओ भी उन लोगों के साथ मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आगे बढ़ेगी। उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक नदी के किनारे अपना टेंट लगाते हैं क्योंकि आगे जाकर उन्हें एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से भिड़ना होगा। एल्बर्ट टाओ के पास जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं सेकंड प्रिंस हूँ। और ये देखकर टाओ बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि एल्बर्ट एक रॉयल है। वो अपनी पुरानी करतूतों के लिए उसे माफी मांगती है और अब टाओ को एल्बर्ट काफी ज्यादा हॉट लग रहा था और इसलिए वो फिर से उस पर लौंडाबाजी करना शुरू करती है। पर टाओ तो रॉबर्ट के लिए कमिटेड थी, उसे किसी भी हालत में रॉबर्ट को ढूंढना था क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद था। एल्बर्ट उसे बोलता है कि क्या मैं उसी की तरह दिखता हूँ जिसे कि तुम ढूंढ रही हो? पर टाओ उसे बोलती है तुम नहीं बल्कि वो टिंगू बच्चा उसकी तरह से काफी सिमिलर दिखता है। टाओ उस टिंगू बच्चे को ढूंढ रही थी पर लॉयड तो एक कैंप के पीछे छिपा था। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि टाओ को ये पता चले कि लॉयड ही वही था जो कि उसे डंजन में मिला था। वो डिसाइड करता है कि वो अपने टेंट में ही छिपा रहेगा। वो जैसे अपने टेंट में जाता है इतने में ही उससे अपने सामने जन्नत का दरवाजा दिखता है। पर इससे तो लॉयड को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ना तो वो सिम था और वैसे भी उसने सिल्फा को ऐसे बहुत हजारों बार देखा है। सिल्फा लॉयड से माफी मांगती है कि वो उसके कमरे में है और उसके बाद लॉयड उससे पूछता है कि आखिरकार वो उसके कमरे में क्या कर रही है। और उसके बाद सिल्फा उसे बताती है कि मेरे कपड़ों में तो ब्लड चले गया था और इसलिए मैं उन्हें चेंज कर रही थी। पर आखिरकार वो लॉयड के ही टेंट में ये चेंज क्यों कर रही है? सिल्फा उसे बताती है कि आज की रात वो यहीं पे सोने वाली है। और लॉयड को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि बाकी के सभी गार्ड तो एल्बर्ट की प्रोटेक्शन करेंगे और सिल्फा यहाँ पे इसीलिए सो रही है ताकि वो लॉयड की प्रोटेक्शन कर सके। बाकी क्या पता हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाए। लॉयड वहाँ से बाहर जाने की कोशिश ही करता है कि इतने में फिर से सिल्फिया उसे पकड़ लेती है क्योंकि टाओ तो बाहर ही है और सिल्फिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी फ्यूचर हस्बैंड को कोई उससे चुराए। टाओ टेंट के अंदर आती है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने रॉबर्ट को सेंस किया है। वो अपने सामने देखती है और देखती है यहाँ तो अलग ही सीन चला है और सिल्फिया ये देखकर काफी ज्यादा नाराज है और मैं भी काफी ज्यादा नाराज हूँ क्योंकि टाओ ने सिल्फिया और लॉयड के प्राइवेट टाइम को खत्म किया है और पता नहीं क्यों मेरे नाक से कुछ लाल चटनी टपक रही है। और अगर सिल्फिया ऐसी ही रही तो मेरी एक्सप्लेनेशन तो अधूरी रह जाएगी। और उसके बाद वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वो लड़ने वाली थी और सभी के सभी नाइट्स उनकी लड़ाई को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी ही तरह। लॉर्ड एल्बर्ट के पास जाता है और एल्बर्ट उससे बोलता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो टिंगू बिच, अभी तुम तो इतने सही हो और तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां पागल है। वो दोनों लड़के लड़ने वाले थे कि इतने में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार बाकी गार्ड उन्हें देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि वो तो प्लॉट को देख रहे हैं और इसीलिए वो लोग उल्टा ही उन गार्ड को ही पीट देते हैं। टाओ बाकी सभी के सभी लोगों को बताती है कि उसे टास्क मिला है कि उससे पास ही टेंपल को फिक्स करना है। सिल्फिया उसे बोलती है तुम अपना काम करो ताकि मैं लॉर्ड के साथ काम कर सकूं। इतने में ही एल्बर्ट वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि रात के समय उस टेंपल पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा क्योंकि रात को बहुत से डीमंस बाहर घूमते हैं। वो लोग बातें कर ही रहते कि इतने में वहां पर एक बहुत खतरनाक भेड़िया आता है और ये कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि एक डिमोनिक जीव है। और अब बाकी सभी के सभी गार्ड्स भी उसकी चट्टी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर लॉर्ड सिल्फिया के पीछे आ चुका था क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस वक्त की लड़ाई 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाए। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था, वो उन पर अटैक करता है पर ग्रिम का ध्यान तो उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि वो तो उस टेंपल को देख के जा रहा था और उस टेंपल से उसे किसी खतरनाक चीज का अनुभव हो रहा था। वो वुल्फ एक गार्ड को खत्म करने वाला था कि इतने में टाओ उस पर एकदम खतरनाक वार करती है और उसकी जान बचा लेती है। पर उस ब्लास्ट से तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और अब उन सभी के सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है कि इतने में एल्बर्ट उसे लड़ने के लिए सामने आता है। वो सबसे पहले लॉर्ड की दी हुई एन्चेंटेड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने फायरबॉल jutsu का यूज उस पर करता है। वो मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक था और लॉर्ड की हेल्प के बिना तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था। उस मॉन्स्टर के तो बिल्कुल चीथड़े उड़ चुके थे। पर तभी ग्रिम लॉर्ड को बताता है कि उस टेंपल के अंदर एक बहुत खतरनाक डीमन को सील किया गया है और इतने में वो वुल्फ जिसे कि अभी अभी एल्बर्ट ने खत्म किया था वो अचानक से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वापस से खड़ा हो चुका था। उसके चारों ओर एक बहुत डार्क ऑरा बनना शुरू हो चुका था और इतने में उस वुल्फ के चारों ओर बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर भी स्पॉन हो चुके थे। और इतने में ही उस वुल्फ के मुंह में से MC10 निकलता है। वो एक डीमन था जो कि काफी ज्यादा घटिया था और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक वाली पावर्स थी और उस डीमन का नाम पिजुजू है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ खड़े हर एक इंसान को मार डालूंगा और उसके बाद वो उन सभी लोगों पर अपने वुल्फ की हेल्प से अटैक करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर और भी बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके थे। एल्बर्ट जल्दी से एक मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश करता है पर उन मॉन्स्टर्स की रीजनरेशन पावर काफी ज्यादा खतरनाक। वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स अपनी बॉडी पार्ट को काफी जल्दी से हील कर रहे थे और बाकी के सभी गार्ड्स तो अपनी जान की बलि लगाकर उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे। पर सिल्फा तो आराम से लॉर्ड के पास रह के बस बैठी थी। उसे इस पूरी की पूरी जिंदगी में किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय लॉर्ड के। और लॉर्ड तो पुजुजू नाम के राक्षस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो ग्रिम से पूछता है कि क्या उसने पुजुजू को अपनी पूरी लाइफ में देखा भी है या फिर नहीं। ग्रिम ना में जवाब देता है और वो उसे बोलता है कि ये पुजुजू नाम का खरगोश माना ट्रांसम्यूटेशन का यूज करा है। ये अपने शरीर से कुछ डिमोनिक थ्रेड्स को निकालता है और उन्हीं थ्रेड की हेल्प से ये बाकी सभी के सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। और वैसे भी लॉर्ड को मैजिक सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो ग्रिम को बोलता है प्लीज मुझे फिर से सिखा दो। पर ग्रिम तो अपने मन में यही सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा है या फिर बवाल, क्योंकि इस वक्त तो इसकी फैमिली फ्रेंड्स की जान भी जा सकती है पर इस बच्चे को मैजिक सीखना है। और पुजुजू तो हंस के पागल हो रहा था क्योंकि इनमें से तो कोई भी इंसान उसके टक्कर का था ही नहीं। पर इतने में वो लॉर्ड का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि क्या इस बच्चे को सुसु आ गया। ये सुनकर सिल्फिया गुस्से से पागल हो चुकी थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो खुद इस खरगोश का मुंह बंद करेगी। सिल्फिया की पावर्स को देखकर बाकी सभी के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और उसके बाद सिल्फिया पुजुजू नाम के राक्षस
इसका मजाक उड़ाना शुरू करती है। वो बोलती है कि तुम कम बोला करो क्योंकि तुम्हारे मुंह से काफी ज्यादा बदबू आती है और तुम मास्टर लॉर्ड के आसपास के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा खराब कर रहे हो और इसीलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और उसके बाद पुजुजू एक लड़की से अपनी बेइज्जती सुनकर बिल्कुल बावला हो चुका था। वो सिल्फिया पर अटैक करता है पर सिल्फिया तो आराम से अपने एक शॉट की हेल्प से उसके मॉन्स्टर की चीथी उड़ा देती है। और वहीं इस पूरी की पूरी बैटल के बीच ग्रिम तो लॉर्ड को पुजुजू की टेक्निक को सिखाने में बिजी था और कुछ सेकंड के अंदर ही लॉर्ड ने उस टेक्निक को भी मास्टर कर दिया था। और वहीं सिल्फिया तो पुजुजू को पहनने में बिल्कुल व्यस्त थी। वो सामने वाले नाइट से स्वॉर्ड लेती है और स्वॉर्ड को देखकर बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी क्योंकि इस वाली स्वॉर्ड को लॉर्ड ने एन्चेंट किया था। और अब पुजुजू को ये पता चल चुका था कि सिल्फिया को लॉर्ड काफी ज्यादा और इसलिए वो लॉर्ड के बारे में बोलना शुरू करता है कि मैं सबसे पहले इस बच्चे को मारूंगा और उसके बाद इसकी बॉडी को एग्जामिन करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार इसमें इतना खास है क्या। ये सुनकर सिल्फिया बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो अपनी पूरी की पूरी पावर से उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देती है और उसके बाद पुजुजू भी उस मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकल चुका था। सिल्फिया उस खरगोश को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि इतने में वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ पॉइजनस मानव को बाहर निकालता है। और वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट और टाओ तो दूसरे मॉन्स्टर को पेलने में बहुत ज्यादा बिजी थे और अब वो लोग पुजुजू को मारने वाले थे कि इतने में वो सभी के सभी लोग उस जहरीली गैस से घिर जाते हैं जिसके कारण से कि सभी के सभी लोग बेहोश हो चुके थे। पर टाओ जैसे तैसे करके अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करती है। वो अपनी सांस को रोकती है और जैसे तैसे करके बच जाती है पर सिल्फिया इस गैस से नहीं बच पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब पुजुजू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसका मोटिव तो टूट चुका है। उसका मेन एम यही था कि वो मॉन्स्टर को ट्रैप करके इस पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। पर बाकी सभी लोगों ने पुजुजू के मॉन्स्टर को निपटा दिया है। वो सिल्फा पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है जिसके कारण से सिल्फा बहुत दूर जाके गिरती है और बाकी के सभी लोगों की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो डीमन बोलता है कि जो भी उस मानव को इनहेल करेगा वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिल्फा की तबीयत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब हो रही थी पर अभी भी वो पुजुजू का मजाक उड़ा रही थी। इससे पुजुजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सिल्फा पर फिर से एक वार करने के लिए जाता है पर इतने में टाओ उसके पास आ चुकी थी। वो सिल्फिया को जैसे तैसे करके पुजुजू से बचा लेती है। टाओ सिल्फा से पूछती है कि क्या वो भी लड़ सकती है पर सिल्फा उसे बोलती है यहाँ पे जान अपना काम कर। सिल्फा ठंड के कारण बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और इतने में ही सिल्फा भी बेहोश हो चुकी थी। पुजुजू सिल्फा की बहुत ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि वो बोलता है कि इन सब में से सिल्फा नहीं उसके मानव को सबसे ज्यादा इनहेल किया था और फिर भी वो इतनी देर तक टिके रही। और इतने में पुजुजू अचानक से गॉड स्पीड की हेल्प से टाओ के पीछे आ चुका है और वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम पर मेरे माना का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। इतने में ही टाओ पुजुजू पर एक जोरदार किक जड़ती है और तब पुजुजू को पता चलता है कि जरूर टाओ कुछ ब्रीदिंग स्टाइल का यूज कर रही है जिसकी हेल्प से अभी तक जिंदा है। और इतने में पुजुजू टाओ को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार किक जड़ता है। वो उसे बोलता है क्या तुम भी मेरी मिनियन बनना चाहती हो। जिसे देखकर टाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक बहुत खतरनाक की ब्लास्ट का यूज कर जिसकी वजह से अब उसकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर इतने में पुजुजू का एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से वार कर लेता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है। और इतने में पुजुजू टाओ पर भी अपनी पॉइजन गैस का यूज करता है और जिसकी हेल्प से अब टाओ की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। पुजुजू टाओ को बोलता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ लूंगा। और इतने में वो बोलती है कि रॉबर्ट यहाँ पर आकर तुम्हें मार डालेगा। और इतने में वो कुत्ता टाओ को भी निगल देता है और उसके बाद पुजुजू सिल्फिया को अपने पास लाता है और वो अपने मन में यही सोचा था कि इसे तो मैं फाइनली अपना मिनियन बना के रहूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वो और ज्यादा पॉइजन गैस का यूज करता है ताकि वो सिल्फिया की बॉडी पर कंट्रोल कर पाए पर उसे ये पता नहीं था कि उसके पिताश्री तो उसके आसपास ही भटक रहे हैं यानी कि लॉयड। पुजुजू अपने मन में सोच ही रहा था कि आखिरकार कैसे वो इससे अपना मिनियन बनाएगा और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेगा। और इतने में लॉयड को पता चल चुका था कि आखिरकार कैसे वो इन वेयरवुल्व्स पर कंट्रोल कर पा रहा है। दरअसल पुजुजू ने बचपन में ही इन वेयरवुल्व्स के पेरेंट्स को मार दिया है और अब वो लोग पुजुजू को ही अपना पेरेंट्स मानते हैं। पर इतने में पुजुजू ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार ये बच्चा लॉयड अभी तक जिंदा कैसे है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी पॉइजन गैस से कैसे बच सकते हो। और इतने में लॉयड बोलता है पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, ये गैस काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतने में पुजुजू ग्रिम को देखता है और वो देखता है कि ये तो सच में एक डीमन है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी क्यूट सी चीज में क्यों बदले हो और आखिरकार तुम एक बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, तुम तो डीमन के नाम पर एक कलंक हो। और ग्रिम तो अपने मन में यही सोचा था कि जब भी लॉयड की पावर देखेगा तो ये बंदा खुद चूहे में बदल जाएगा। लेकिन पुजुजू ग्रिम की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। पर इतने में ही वो अपने मॉन्स्टर से इन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। और थर्ड तो अपने मन में यही सोच रहा था कि वो सबसे पहले ट्रांसम्यूटेशन को यूज करेगा और ये वाली जगह ट्रांसम्यूटेशन को यूज करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी देखने नहीं वाला और वो माना ट्रांसम्यूटेशन की हेल्प से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लॉयड जल्दी से अपनी माना की हेल्प से ट्रांसम्यूटेशन को यूज करता है और वो उस पूरी की पूरी जगह को एक गार्डन में कन्वर्ट कर देता है। और अब उसकी हेल्प से वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और अब लॉयड भी उन सभी के सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता था। और पुजुजू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार इस बच्चे ने ये सब कैसे किया। लॉयड एक मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है और वो कहता है कि वो टाओ को वापस निकल दे और वो टाओ को भी वापस उगल लेता है जिसकी हेल्प से अब टाओ बच चुकी थी। और ग्रिम तो यही सोच रहा था कि अब कुछ देर में ही पुजुजू की चटनी बनने वाली है। और इतने में ही सभी के सभी मॉन्स्टर्स पुजुजू पर ही उल्टा वार कर देते हैं जिसकी हेल्प से सिल्फा की जान भी बच चुकी थी। पर अब पुजुजू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले उन मॉन्स्टर को मार डालता है और अब वो कहता है कि अब मैं आराम से लड़ सकता और मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ क्योंकि अब मैं किसी को भी अपना माना सप्लाई नहीं कर रहा। वो लॉयड से बोलता है कि मैं मैजिक से कभी भी मर नहीं सकता। ये सुनकर लॉयड को ग्रिम
ग्रिम की बात आ जाती है, क्योंकि ग्रिम ने भी उसे सैम ऐसी चीज बोली थी कि डीमन लोग कभी भी मैजिक से नहीं मर सकते। और तब लॉयड डिसाइड करता है कि मैं पुजुजु पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति से वार करूंगा और देखूंगा कि क्या डीमन मैजिक से मरेगी या फिर नहीं। और इतने में पुजुजु अपने पूरे की पूरे मैजिक को रिलीज करता है और लॉयड बस अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिरकार अभी तक किसी बंदे ने मैजिक का यूज करके डीमन को मारा क्यों नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अब लॉयड भी अपनी पूरी की पूरी ताकत को निकालता है और ये देखकर पुजुजु की एकदम फट चुकी थी। और उसके बाद लॉयड पुजुजु का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही अब उसे पता चलने वाला है कि आखिरकार एक डीमन कितनी स्पेल्स को झेल सकता है। और पुजुजु उसके माना को देखकर बस एक ही बात बोलता है, सर प्लीज माफ कर दो। और उसके बाद लॉयड सबसे पहले पुजुजु पर एक बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है, पर पुजुजु जैसे तैसे करके वहाँ से निकल चुका था। पुजुजु समझ चुका था कि ये लड़के के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर है और उसके बाद वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है। वो वहाँ से उड़ के जाने वाला था, कितने में लॉयड फिर से उस पर बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है। दरअसल लॉयड का प्लान यही था कि वो सबसे पहले पुजुजु को बैरियर के अंदर ट्रैप करेगा और उस पर जमकर वार करेगा, ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार एक डीमन कितनी मैजिकल स्पेल को झेल सकता है, कितनी मैजिकल स्पेल को खाने के बाद मरेगा। पुजुजु अपनी जान की भीख मांगते मांगते वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर इतने में लॉयड फाइनली उसे अपने बैरियर की हेल्प से ट्रैप कर देता है। पुजुजु से बार बार सॉरी बोल रहा था और उसे खोलने की भीख मांग रहा था। और अब लॉयड ने भी पुजुजु को अपने लैब का रैट बना लिया है और अब ये उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और उसके बाद लॉयड अपनी स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है और वो उस पर अपनी स्पेल की बारिश करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अब पुजुजु की फटी पड़ी है, क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में लॉयड जैसे खतरनाक मैजिशियन से कभी भी नहीं लड़ा। लॉयड अपनी पावर की हेल्प से उस बैरियर के अंदर लगभग 300 स्पेल कास्ट करता है और वो सोचता है कि अगले 30 मिनट तक वो इन स्पेल को मारना जारी रखेगा। लॉयड को काफी ज्यादा मजा आता है, पर कुछ देर बाद ही वो पुजुजु को वार लगाता है, पर वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। और अभी तो सिर्फ कार्यक्रम को 2 ही मिनट हुए थे। वो अपने बैरियर को हटाता है और वो देखता है कि पुजुजु तो 2 मिनट के अंदर ही मर चुका है। और अब बाकी सभी लोगों को भी होश आना शुरू हो जाता है। लॉयड जल्दी से एल्बर्ट के पास जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर रॉबर्ट नाम का एक शख्स आया था और उसने पुजुजु को मार गिराया। और वहीं दूसरी तरफ ग्रिम पुजुजु को बोलता है, हाँ बेटे आया समझ, मेरा मकसद भी इस बच्चे से रिवेंज लेना है, पर अभी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज करते रहूंगा और उसके बाद इस बच्चे से अपना रिवेंज लूंगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ये बच्चा पसंद है। पुजुजु की बॉडी राख में बदल और उसके बाद ग्रिम पुजुजु की बॉडी को एब्जॉर्ब कर देता है और अब उसके पास थोड़ी बहुत नई पावर्स आ चुकी थी। और टाओ तो फिर से रॉबर्ट के नाम पर बिल्कुल बावली हो चुकी थी और अब वो लोग फिर से वापस अपने किंगडम में आते हैं। और किंग अब लॉयड से भी काफी ज्यादा खुश था। एल्बर्ट स्टेमिना वाले अंकल को बोलता है कि लॉयड को भी किंग की गद्दी के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए देना चाहिए। स्टेमिना वाले अंकल लॉयड से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वो किंग बनना चाहता है, पर लॉयड विदाउट एनी इमोशन बोल देता है नहीं। और उसके बाद लॉयड अपने गार्डन में एक वुल्फ के साथ खेल रहा था और ये वही पुजुजु वाला मॉन्स्टर था, पर अब इसने लॉयड को अपना मालिक बना लिया है। पर इतने में सिल्फिया भी वहाँ से पीछे जा जाती है और इतने में लॉयड ग्रिम को एक गोला बनाकर शीरो के अंदर रख लेता है। और उसके बाद लॉयड सिल्फिया को बताता है कि उसने इस मॉन्स्टर का नाम शीरो रखा है। लॉयड सिल्फिया को बताता है कि अब इस मॉन्स्टर को मारने वाला है। वो उसके कुछ ऑर्डर को तो मार लेता है, पर जब लॉयड उस मॉन्स्टर को कुछ खतरनाक करने के लिए बोलता है तब वो मॉन्स्टर कुछ अजीब प्रकार से नाचने लगता है, क्योंकि उस बुद्धू मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार लॉयड उसे क्या करने के लिए बोल रहा है। और तब सिल्फिया उसे बताती है कि अगर उसे मॉन्स्टर पर पूरा काबू करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे प्रिंस एलिजा से मिलना होगा। प्रिंसेस एलिजा लॉयड की ही बड़ी बहन है और वो 6 प्रिंसेस है। और प्रिंसेस एलिजा ने अपने गार्डन में बहुत सारे मॉन्स्टर को पाल के रखा है। और उसके बाद लॉयड और सिल्फिया दोनों ही प्रिंसेस एलिजा के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके गार्डन में तो काफी खतरनाक चीजें भरी पड़ी है। और इतने में प्रिंसेस एलिजा लॉयड पर गिर पड़ती है और उसे बोलती है, अरे मेरे छोटे भाई तुम आ गए, और उसे कुछ क्रेजी चीज देती है जिसे देखकर सिल्फिया बिल्कुल बावली हो चुकी थी। और प्रिंसेस एलिजा को शीरो के बारे में पूरी की पूरी कहानी बताता है, पर इतने में सिल्फिया लॉयड को बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि प्रिंसेस एलिजा के पास कोई भी दिमाग नहीं है। इतने में ही प्रिंसेस एलिजा लॉयड के सामने अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को वहाँ पर बुला देती है और लॉयड ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि उसे तो ये पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मेरे पीछे कब आ गया और आखिरकार एलिजा ने इसे ऑर्डर कैसे दिए। लॉयड अपना दिमाग दौड़ाता है और आखिरकार में उसे पता ही लग जाता है कि आखिरकार कैसे प्रिंसेस एलिजा ने उस मॉन्स्टर को ऑर्डर दिए हैं। लॉयड उसे बोलता है, प्लीज मुझे सिखा दो। एलिजा प्रिंस को बोलती है कि अगर तुम्हें अपने मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले तुम्हें उनसे प्यार करना होगा। प्रिंसेस एलिजा के जानवर भाई काफी ज्यादा ठरकी थे और लॉयड तो एक प्रोडिजी था। उसे पता लग जाता है कि आखिरकार उसे मॉन्स्टर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। वो सबसे पहले अपने ब्रेन से उस मॉन्स्टर के दिमाग तक अपना माना पहुंचाता है और अब तो शीरो भी वैसा ही वैसा करता है जैसा कि लॉयड उसे बोल रहा था। और बाकी सभी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार लॉयड ने ये सब कुछ इतने आसानी से कैसे कर दिया। और अब सिल्फिया और लॉयड वापस अपने किंगडम में जाने वाले थे कि इतने में सिल्फिया उससे बोलती है कि लॉयड अब हम दोनों तलवारों से खेलेंगे। पर इतने में ही एल्बर्ट वहाँ पर आ चुका था और वो लॉयड को बोलता है कि मुझे कुछ चीजों के लिए तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद सिल्वी और एल्बर्ट लॉयड के लिए लड़ने लगते हैं कि आखिरकार लॉयड किसके साथ जाएगा। इतने में ही सामने से 4th प्रिंस आता है और ये भी लॉयड का भाई था। इसका नाम डियान था। वो सबसे पहले तो एल्बर्ट और लॉयड को हाय हेलो बोलता है और एल्बर्ट लॉयड को बताना शुरू करता है कि डियान एक ब्लैक स्मिथ है और उसका काम है तलवारों को एन्चेंटमेंट करना। और जब से उसने लॉयड के एन्चेंटमेंट के बारे में सुना है तब से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और तभी वो लॉयड से मिलने के लिए बहुत दूर से यहाँ पर आया है। उसने बहुत अलग अलग एन्चेंटमेंट को सीखा है। डियान को तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इत्तू से बच्चे ने इतनी बढ़िया सी एन्चेंटमेंट की है। डियान लॉयड को बोलता है अगर
हिम्मत है तो मेरे सामने किसी स्वॉर्ड को एन्चेंट करके दिखाओ। और उसके बाद लॉर्ड जल्दी से अपने खुफिया दिमाग से एक स्वॉर्ड को जल्दी से एन्चेंट कर देता है। और ये देखकर तो डियान के मुंह पे 12 बज चुके थे। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान एक स्वॉर्ड के अंदर लगभग 50 एन्चेंटमेंट लगा सकता है। डियान लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो सबसे पहले उसे गोदी उठाता है और उसे बोलता है कि वो तुम ही हो जो कि मेरे ड्रीम को पूरा कर सकता है। और डियान का सपना ये था कि उसे एक ऐसी स्वॉर्ड बनानी है जिसे कि फायर बॉल भी फेंक सकते हैं। और अगर किसी को उस स्वॉर्ड को बनाना है तो उसके लिए किसी बेहतरीन ब्लैक स्मिथ और किसी खतरनाक एन्चेंटर की जरूरत पड़ेगी। लॉर्ड भी देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो फैसला करता है कि वो जरूर वैसे स्वॉर्ड को बनाएगा जिससे कि वो फायर बॉल को भी फेंक सकते हैं। वो लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और भाई लॉर्ड लड़की कैसे बन गया? वो लोग सबसे पहले एक स्वॉर्ड के पीस को लेते हैं और उसके बाद लॉर्ड उसमें एन्चेंटमेंट डालना शुरू करता है। पर वो मेटल का पीस तो बार बार नष्ट हो रहा था। अरे डिस्ट्रॉय अंग्रेजों, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं पर बारी बारी करके वो मेटल का पीस तो बर्बाद हो रहा था। लॉर्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो गलत कैसे साबित हो सकती है। इतने में ही वो उस केमिकल को देखता है जो कि वो लोग यूज कर रहे थे। और तब डियान उसे बताता है कि मैं ये केमिकल चोर बाजार से 2 रुपए में लाया था। और तब लॉर्ड को समझ आता है कि आखिरकार वो लोग स्वॉर्ड को क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इस केमिकल की क्वालिटी तो बिल्कुल MC स्टैन की गानों की जैसी है। और अब अगर उन लोगों को उस स्वॉर्ड को बनाना है तो सबसे पहले उन्हें बढ़िया से केमिकल को ढूंढ के लाना होगा। और वो केमिकल तो सिर्फ डंजन में ही मिलता है और लॉर्ड तो बिल्कुल भी डंजन में जा नहीं सकता। पर इतने में सिल्फिया उसे बताती है कि अब स्टेमिना वाले अंकल ने ये डिसाइड किया है कि तुम भी किंगडम से बाहर जा सकते हो एडवेंचर के लिए। और ये देखकर लॉर्ड तो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके अगले पल ही सिल्वी और लॉर्ड दोनों ही एडवेंचर गिल्ड जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ क्वेस्ट मिल सके और वो लोग डंजन में जा सके। और इतने में गिल्ड गर्ल उन्हें बोलती है कि सबसे पहले लॉर्ड को माना स्टोन पर अपना हाथ रखना होगा ताकि वो लोग इमेजिन कर सके कि आखिरकार इस बच्चे के पास कितना मैजिक है। और लॉर्ड तो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर उसने गलती से भी इस माना स्टोन पर अपना हाथ रखा तो ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और इस कारण से तो सब लोगों को उस पर शक हो जाएगा। तो इसलिए लॉर्ड सबसे पहले अपने माना को बहुत ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि उस माना स्टोन को ये लगे कि लॉर्ड तो काफी ज्यादा वीक है। वो अपना हाथ माना स्टोन पर रखता है और सभी लोगों को पता चलता है कि उसका रैंक तो ई है। अभी गिल्ड गर्ल बोलती है कि उसका रैंक तो सिमिलर सिल्वर ब्लेडर जैसा है। ये सुनकर बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे क्योंकि वो सिल्वर ब्लेडर की काफी ज्यादा तारीफ करते थे और उसे अपना आइडल मानते थे। मुच्छड़ आदमी सिल्फिया के पास आता है और उसे बोलता है कि लॉर्ड तो एकदम पागल है। करके सुनकर ही सिल्फिया का दिमाग बिल्कुल पागल हो जाता है। वो एक बार करके ही उसे बिल्कुल शॉक कर देती है और उतने में गिल्ड गर्ल उसे बताती है कि सिल्वर ब्लेडर कोई और नहीं बल्कि सिल्विया ही है। और इतने में ही पीछे से उर्फी जावेद वहाँ पर आ चुकी थी और सिल्फिया और लॉर्ड उसे बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हैं। टाओ बोलती है कि मैंने रॉबर्ट को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बता दी और मुझे वो मिला ही नहीं। और इतने में ही सिल्फिया लॉर्ड को बताती है कि असैसिन गिल्ड के बंदे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद वो लोग एक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और डंजन में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट अब डियान के पास जाता है और उसे बोलता है तुम्हें अब उस स्वॉर्ड को बनाने का काम बंद करना चाहिए क्योंकि वॉर तो काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और लॉर्ड भी इतनी जल्दी उस केमिकल को नहीं ला पाएगा। वो सभी लोग अपनी पूरी की पूरी उम्मीदों को हार चुके थे कि इतने में ही लॉर्ड पीछे से जल्दी से आता है और उसने फाइनली उस केमिकल को भी ले आया था। और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस स्वॉर्ड को बना लेते हैं। अगले ही दिन वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और स्वॉर्ड को टेस्ट करते हैं और वो स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा बवाल बन चुकी थी। अब रात हो चुकी थी और लॉर्ड भी अब सोने की कोशिश ही कर रहा था। कितने में वो नोटिस करता है कि उसके किंगडम में कुछ खतरनाक चीज आ चुकी है।